हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि कल हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देख रहे थे, जहां हमने एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या का मैथमेटिकली फॉर्मूलेशन बना लिया था। सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आप लोगों में से केवल 20% स्टूडेंट ही ऐसे होंगे, वो भी शायद, जिन्होंने इसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। बट 80% तो बस इसी इंतज़ार में होंगे कि कब सर की नेक्स्ट वीडियो आए और कब ये सॉल्यूशन मुझे मिले। खैर, चलिए बढ़ते हैं आगे। कल तक हमने देखा था कि एक फर्म थी और वो फर्म दो प्रकार के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही थी, ए और बी। तो जितनी भी उसमें कंडीशंस दी गई थी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने एक एलपीपी का मैथमेटिकली फॉर्मूलेशन बना लिया था। तो अब जो आगे का हमारे पास में काम है वो है कि आलेखी विधि से इस दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करना। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप 11th और 12th में पढ़ते हुए आए होंगे कि आखिर आलेखी विधि से एक दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक बेसिक आइडिया ये है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले तो दी गई एलपीपी में जितने भी कंस्टेंट्स होते हैं, उन कंस्टेंट्स के जो एसएमई का साइन होते हैं, एसएमई का चिन्ह को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वलिटी में लिख लेते हैं। यानी कि जैसे कि स्टूडेंट्स, थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 210, x प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 150 एंड y इज इक्वल्स टू 65। ओके, अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से 2 पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और उन 2 पॉइंटों के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना आलेख खींचते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से जब मैं x बराबर 0 रखूं, समीकरण नंबर 1 से जब मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जब मैंने x को 0 कर दिया यानी कि दिस टर्म्स ऑल 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y अपॉन 2, सॉरी y इज इक्वल टू 210/2। तो 210/2 इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण नंबर 1 से y की वैल्यू कब, जब x की वैल्यू 0 है, वो कितनी आ जाती है, 105। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और पॉइंट समीकरण नंबर 1 से मैं क्या लिखता हूं कि जब मैं y को 0 लिख दूं, यानी कि जब मैं y इक्वल टू 0 रखूं, तो x की वैल्यू कितनी होगी, अब y 0 यानी कि दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू, यानी कि 3x इज इक्वल टू 210, इट मीन्स x इज इक्वल टू 210 अपॉन 3, इसका मतलब 70। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट मुझे मिल गया 70,0। तो यहां से अब मैं समीकरण नंबर 1 को, यानी कि इस पूरी दी गई रेखा को मैं खींचना चाहूंगा इस पूरे आलेख में। वो कैसे, देखिएगा स्टूडेंट्स, एक तो है 0,105, एक है 70,0। तो मैं कुछ पैमाना मान के चलूं यहां पे, सपोज, तो चूंकि ये देखिएगा कि 70 और 105 बहुत ऊपर तक जाएंगे, तो उतना तो हमें बस एक आइडिया ले लेना है कि 70 को कहां रखना है और 105 को कहां रखना है। अब जैसे कि मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A और इसको मैंने नाम दे दिया B। तो B पॉइंट को
70,0, तो मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है वो कुछ यहां पे है, यानी कि दिस इज बी 70,0 एंड ए पॉइंट 0,105, 0,105 यानी कि वो वाई एक्सिस पे है। तो अब चूंकि स्टूडेंट्स हमने 70 को कुछ इतना लिया है, तो 105 इसमें जो है वो कुछ ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ये लेंथ को थोड़ी सी और मैं बढ़ा दूं, एक सिर्फ आइडिया लेना है हमें। तो ए पॉइंट को मैं सपोज यहां पे रख दूं और ये हो गया 0,105। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन जाती है मेरे पास में। अब इसको मैं लिख देता हूं यहां पे कि दिस इज 3x प्लस 2y इज इक्व टू 210, यानी कि ये जो लाइन है वो कुछ ये है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सेकंड लाइन की, यानी कि समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 से ठीक वही प्रोसेस कि एक बार मैं x को 0 रखता हूं, एक बार मैं y को 0 रखता हूं। तो जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 150/2, 150/2 यानी कि जब x की वैल्यू 0 से देन दिस इज 75, 150/2 यानी 75। और जब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। इनको मैंने नाम दे दिया C और D, ठीक है स्टूडेंट। C पॉइंट 0,75 एंड D पॉइंट 150,0। अब चूंकि स्टूडेंट देखिएगा ये मैंने 70 लिया है, 70 का दुगना 140, यानी कि 150 कुछ मैं यहां पे ले लूं 150,0। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया D पॉइंट, जो कि कुछ यहां पे आ गया, ठीक है। एक पॉइंट है 0,75, ये 105 था तो 75। अब चूंकि यहां पे 70 मैंने कुछ इतनी लेंथ ली है, तो उस लेंथ के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं 75 को मैं कुछ इतना ले लूं, यानी कि इस पॉइंट को मैं सपोज मैंने ये मान लिया दिस पॉइंट इज C एंड विच इज 0,75। तो अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। और इस लाइन पे इस लाइन को मैं लिख देता हूं, कौन सी लाइन है ये, x प्लस 2y इज इक्व टू 150। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इक्वेशन नंबर 3 एंड विच इज y इज इक्व टू 65, विच इज y इज इक्व टू 65। तो स्टूडेंट y इज इक्व टू 65 का मतलब क्या है, यानी कि ये कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। देन y इज इक्वल टू 65, यानी कि y जो है वो 65, यानी कि 75 पॉइंट ये है बाय एक्सिस पे, 65 यानी कि कुछ यहां पे मैं लेके चलूं, 65 यहां पे लेके चलूं, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A B C D एंड E। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया D A B C D E एंड विच इज 0,65। अब चूंकि ये एक लाइन है जो कि y इक्वल टू 65 जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इस लाइन को जब मैं ड्रॉ करता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको कैसे ड्रॉ करता हूं, कुछ इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाती है y इक्वल टू 65। अब स्टूडेंट्स अब बात आती है कि सर अब हमें जो क्षेत्र लेना है वो किस तरीके से लेना है। अब चूंकि स्टूडेंट्स अब मैं पुनः अपनी दी गई एलपीपी पे आता हूं कि फर्स्ट जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें जो साइन था वो था लेस देन इक्वल टू का। तो इस यानी कि 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू
210, इसका मतलब ये लाइन कहाँ है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 210 एंड विच इज लेस देन इक्वल टू, तो इसके लिए साइन कहाँ है, लेस देन इक्वल टू, यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से। ठीक उसी तरह मैं बात करता हूं x प्लस 2y विच इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 150। सो x प्लस 2y लाइन ये है और ये भी लेस देन इक्वल टू के साइन के साथ में है, तो इस कंडीशन में इसके लिए भी लेस देन इक्वल टू। ओके, एंड थर्ड लाइन इज y is also less than equals to 65, so y is also less than equals to 65। तो इन सभी का जो कॉमन एरिया हुआ, यानी जो कॉमन रीजन मिला मुझे, वो क्या मिला स्टूडेंट्स, देखिएगा, कुछ ऐसा ही मिलता है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस की। सो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इन जनरली आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, सो y एक्सिस विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात आपको y एक्सिस पे इधर की साइड में रखना है। ठीक वैसे ही y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, और उस x एक्सिस के लिए आपको किस तरीके से फॉर्म करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, यानी कि x एक्सिस विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि आपके पास में जो रीजन मिला, एक फिजिबल रीजन, एक सुसंगत जो क्षेत्र था, वो कुछ इस तरीके से मिल जाता है। इसको मैं नाम देता हूं सुसंगत क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां मैंने देखा, अब मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि ये पॉइंट अपने पास में है इस रीजन की बाउंड्री पे, एक ये पॉइंट मेरे पास में कौन सा होता है, केन 0 0, और ये पॉइंट भी है। लेकिन मैं देख पा रहा हूं स्टूडेंट्स कि मुझे अभी ना तो ये पॉइंट पता है और ना ही ये पॉइंट पता है। तो अब मेरे पास में काम कौन सा रहेगा कि इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है और इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट के लिए क्या देखते हैं हम कि ये जो पॉइंट है वो रेखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 और रेखा y इज इक्वल टू 65, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब एक तो y इज इक्वल टू 65 और एक x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, इन दोनों के यूज से मुझे ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू 65 रख दूं, क्योंकि y की वैल्यू तो 65 है। तो y की वैल्यू जब मैंने 65 रखी, यानी कि y की वैल्यू जब मेरे पास 65 होगी, तो इस इक्वेशन से x प्लस 2 इंटू 65 इक्वल टू 150 एंड विच इज x प्लस 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 130, 150। सो दिस इज x इज इक्वल टू 150 माइनस 130, दिस इज इक्वल टू 20। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट मुझे मिलता है वो मिलता है 20,65। तो 20,65 मुझे एक पॉइंट ये मिल जाता है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ABCDEF विच इज 20,65। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स पॉइंट G के लिए। तो पॉइंट G कौन सा होगा, देखिएगा स्टूडेंट्स कि पॉइंट G जो है वो एक तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 150
और एक x 3x प्लस 2y इक्वल टू 210, यानी कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 210 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 150, यानी कि इन दो रेखाओं का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, देखिएगा कि अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो यहां से 2y से 2y कैंसिल एंड दिस इज 2x इज इक्वल टू 210 में से 150 गए तो 60 है ना, 150 प्लस 50 200 एंड 10 मोर 60, सो x इज इक्वल टू 30। इसका मतलब ये हुआ कि जो g पॉइंट है उसके लिए x की वैल्यू आ गई 30 एंड, और जब x की वैल्यू 30 है तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 30 रखता हूं, कोई सी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू 30 रख के देख लीजिए, वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाती है। तो सो मैं इसमें रख लेता हूं x की वैल्यू 30 प्लस 2y इक्वल टू 150, सो 2y इक्वल टू 150 माइनस 30 विच इज 120, ओके, एंड y इज इक्वल टू 60। इसका मतलब ये हुआ कि जो g पॉइंट के लिए जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है 60। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में जब हमने कहा था कि हमारे पास में सॉल्यूशन जो है वो एक से ज़्यादा मिल जाते हैं विच इज़ अकॉर्डिंग टू फिजिबल रीजन, जैसे कि मुझे यहाँ मिले सॉल्यूशन, एक पॉइंट V है, एक पॉइंट G है, एक पॉइंट F है, एक पॉइंट E है और एक पॉइंट O है। तो अब मेरे पास में ये 5 सॉल्यूशन मुझे मिल जाते हैं। तो इन 5 सॉल्यूशंस को मैं एक बार लिख लेता हूं कि एक पॉइंट है O 0,0, एक पॉइंट है B 70,0, एक पॉइंट है G 30,60, एक पॉइंट है F विच इज 20,65 और एक पॉइंट है E एंड विच इज 0,65। तो ये 5 पॉइंट मुझे मिले इस फिजिबल रीजन में, इस सुसंगत क्षेत्र में। अब इन्हीं 5 पॉइंटों पे मुझे बात करनी है कि आखिर जो मेरे पास में Z है, और Z कितना है 20x प्लस 30y, ठीक है, 20x प्लस 30y। अब मैं हर एक पॉइंट के लिए z की वैल्यू निकालता हूं, जैसे कि 0,0 पे z की वैल्यू कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, देन कंप्लीट z इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, 0 पॉइंट पे यानी कि O पॉइंट पे मुझे z की वैल्यू मिल जाती है 0 एंड अब मैं बात करता हूं B पॉइंट के लिए। तो V पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू मुझे यहां पे रखनी है 70, यानी कि z इज इक्वल टू 20 इंटू 70 प्लस 0, 30 इंटू 0, 30 इंटू 0, सो विच इज इक्वल टू 7 टू जा 14, यानी दिस इज 140, 1400, ठीक है। सिमिलर वे में मुझे G के लिए पॉइंट Z की वैल्यू निकालनी है। तो G के लिए Z इज इक्वल टू 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 60, सो दिस इज इक्वल टू 3 दूनी 6, यानी कि 600, तो ये प्लस 6 × 18, 1800 ये, यानी कि 2400, 18 और 6 24। Z इज इक्वल टू F पॉइंट के लिए बात करूं तो 20 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 65 विच इज इक्वल टू 224 प्लस दिस इज 0 एंड 5 19। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा 30 इंटू 65 0, 15 19, सो इसकी वैल्यू हो जाती है 19 और 4 23, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 2350। एंड लास्ट पॉइंट इज E,
और ई पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, z इज इक्वल टू 20 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 65 एंड विच इज इक्वल टू 1950। सो एक ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। सो स्टूडेंट्स यहां पर देखिएगा कि मुझे 0 यानी कि O पॉइंट पर Z की वैल्यू मिली 0, B पॉइंट पर Z की वैल्यू 1400, G पॉइंट पर Z की वैल्यू 2400, F पॉइंट पर Z की वैल्यू 2350 और E पॉइंट पर Z की वैल्यू 1950। अब क्योंकि स्टूडेंट आपके पास गिवन प्रॉब्लम में जो उद्देश्य फलन था वो किसका था, अधिकतमीकरण का। किसका था, अधिकतमीकरण का। तो जब अधिकतमीकरण का उद्देश्य फलन आपके पास में था तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास फिजिबल रीजन में यानी कि सुसंगत क्षेत्र में ये 5 पॉइंट मिले, अर्थात 5 सॉल्यूशन मिले। ये सॉल्यूशन कहलाते हैं आपके सुसंगत हल। 0, 70, 0, 30, 60, 20, 65 एंड 0, 65। ये पांचों सॉल्यूशन आपके कहलाते हैं सुसंगत हल, क्योंकि ये पांचों ही सॉल्यूशन आपके दिए गए कांस्टेंट्स के साथ साथ देखिएगा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। देखिएगा हर एक पॉइंट जो है वो या तो इक्वल्स टू 0 है या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब यहां पे कोई भी जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव में नहीं है, तो वो कहलाते हैं सुसंगत हल। सुसंगत क्षेत्र में मौजूद थे ये 5 हल, उन 5 हलों को हमने कह दिया सुसंगत हल। और अब स्टूडेंट्स देखिएगा, क्योंकि मुझे जी पॉइंट पर सबसे अधिक वैल्यू मिलती है 2400, तो ये हल कहलाता है दी गई एलपीपी का इष्टतम हल, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम एंड विच इज 30, 60। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, एक मेन मुद्दा इसका यही है कि जो फर्म का मालिक था उसने क्या कहा कि भाई आपके पास में उन्होंने आपको 210 मोटर दी और 300 ट्रांसफार्मर दिए। उन 210 मोटर और 300 ट्रांसफार्मर के लिए आपसे उसने अधिकतम लाभ की बात की थी। तो अधिकतम लाभ के केस में हम देख पाते हैं कि स्टूडेंट्स कि जब हम एक भी इकाई ए उपकरण की नहीं बनाते हैं और सारी इकाई बी उपकरण की बना दें तो हमें लाभ मिलता है 1950 रुपए का। यानी कि ए उपकरण आप बिल्कुल भी मत बनाओ, लेकिन 65 इकाई जो है बी उपकरण की अगर आप बनाते हैं तो आपको लाभ मिल जाता है 1950 रुपए का। ठीक उसी प्रकार एक बार उन्होंने क्या देखा कि अगर आप 20 इकाई ए उपकरण की और 65 इकाई बी उपकरण की बना देते हैं तो आपको जो लाभ मिलता है वो मिलता है 2350 रुपए का। अब चूंकि 0 पॉइंट पर आपके पास में z की वैल्यू 0 है, यानी कि यहां कोई लाभ नहीं है। और अगर आप ए उपकरण की 70 इकाई बनाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मतलब जो नंबर है ए उपकरण की वो 70 रखनी है और बी को आप बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं तो आपको लाभ 1400 रुपए का होता है। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप देख पा रहे हैं कि जब आप ए उपकरण की 30 इकाई और बी उपकरण की 60 इकाई बनाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा लाभ होता है 2400 रुपए का। तो यही सॉल्यूशन जो कहलाता है वो कहलाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यही सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक माह में ए उपकरण आपको कितने बनाने हैं 30 और बी उपकरण आपको कितने बनाने हैं 60, तब आपको अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा 2400 रुपए का। तो यही एलपीपी है। तभी तो अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स कि सपोज 2-3 लोगों ने एक ही जैसा अपना व्यापार डाल रखा है
बस फर्क इतना होता है, तो कई बार हम देखते हैं कि यार उसको ज्यादा लाभ होता है, उसको कम लाभ हो रहा है। तो उसका रीजन यही है कि कहीं ना कहीं उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन गड़बड़ा रही है। यानी कि जो जिसको सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है वो कुछ इस टेक्निक पे काम कर रहा होगा, जिसको थोड़ा कम लाभ हो रहा है उसके पास में कुछ ये सॉल्यूशंस आ रहे होंगे। क्योंकि परफेक्ट सॉल्यूशन इसका क्या था अधिकतम लाभ के लिए, कि आपको ए उपकरण की 30 इकाई बनानी है और बी उपकरण की 60 इकाई बनानी है, तब जाकर आपके पास में इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए अधिकतम लाभ मिल जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जितने भी आपके पास में एग्जाम्पल्स हैं उनकी आपको लैंग्वेज को समझना है कि आखिर लैंग्वेज कह क्या रही है, और जैसे ही आप लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले इस एलपीपी को जनरेट करना है। इस एलपीपी को जनरेट करने के बाद आपके पास में जो सॉल्यूशन है वो दिखाना है आलेखी विधि से, और आलेखी विधि से ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका सुसंगत क्षेत्र कौन सा है, उस सुसंगत क्षेत्र में सुसंगत हल कौन से हैं, और उन्हीं सुसंगत हलों के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से टेबल बनाकर आपको ये देख लेना है कि किस पॉइंट पर z की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिल रही है। अगर यहाँ पे ये पूछता कि मिनिमम, तो मिनिमम के केस में आप मिनिमम वैल्यू देखते कि मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास में प्रॉब्लम किस तरीके की है। बाकी प्रोसीजर पूरा ठीक इसी तरह से है, आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहीं पे अपने ये लेक्चर फिनिश करते हैं क्योंकि एक एग्जाम्पल आपका हो गया है। सो आप और बाकी के एग्जाम्पल्स को देखिए किस तरीके से उसमें थ्योरी को पूछा गया है, किस तरीके से उसकी लैंग्वेज आप समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको काफ़ी बहुत कुछ करा दिया है, बहुत कुछ सिखाने की मैंने कोशिश की है कि एक बहुत बारीक से बारीक पॉइंट को मैं लेकर यहाँ पे चला हूँ कि आप कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, कौन सी चीज़ों को आपको स्किप करना होगा। तो उन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे, अपने माइंड को सिर्फ इधर ही फोकस करके रखोगे, तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है वो मैथमेटिक्स की सबसे इजी बुक मैं कह सकता हूँ। बाकी ऑपरेशन रिसर्च जो इसका आगे एक्सपेंशन फॉर्म है वो थोड़ी सी है, क्योंकि उसमें आप यहाँ पे केवल आप रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को ही सॉल्व करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं ऑपरेशन रिसर्च पे जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तो उसमें आप अरैखिक प्रॉब्लम्स भी यानी कि नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को भी वहाँ पे सॉल्व करना होता है। सो बाकी स्टूडेंट्स आप यहीं तक देखिएगा और बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कल देखते हैं। थैंक यू।